नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। सूर्योपासना का महापर्व छठ संपन्न, सीएम नीतीश ने भी उदीयमान सूर्य को दिया अर्घ। बिहार में शनिवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व छठ समाप्त हो गया। राजधानी पटना में गंगा नदी के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में लाखों महिला और पुरुष व्रतधारियों ने उगते हुए सूर्य को नदियों और तालाबों में खड़े होकर अर्घ अर्पित किया। कोरोना के चलते ज्यादातर व्रती ने इस बार घर पर ही छठ किया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई मंत्रियों एवं नेताओं ने लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था का महापर्व छठ के अंतिम दिन शनिवार अहले सुबह अपने आवास एक अन्य मार्ग में उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया तथा ईश्वर से राज्य एवं देशवासियों की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बिहार में छठ पूजा के दौरान हुए अलग अलग हादसों और वारदातों में 11 की मौत। बिहार में शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व छठ समाप्त हो गया। राजधानी पटना में शनिवार को गंगा नदी के अलावा बिहार के अन्य हिस्सों में लाखों महिला और पुरुष व्रतधारियों ने उगते हुए सूर्य को नदियों और तालाबों में खड़े होकर अर्घ अर्पित किया। कोरोना के चलते ज्यादातर व्रती ने इस बार घर पर ही छठ किया। वहीं छठ पूजा के दौरान अलग अलग हादसे और वारदातों में 11 लोगों की मौत हो गई। सुपौल में छठ पूजा के लिए घाट जा रहे दो भाइयों को पिकअप ने रौंदा, जिसमें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। यह हादसा किशनपुर के चौहट्टा चौक के पास शुक्रवार की रात हुआ। छठ के दिन परिवार के 2 बच्चों की मौत से गांव में मातम छा गया। मधेपुरा के आलमनगर के भागीपुर ड्रेनेज में डूबने से किशोर की मौत हो गई। छठ घाट बनाने के दौरान शुक्रवार की दोपहर को ये घटना हुई। इसके अलावा सहरसा और खगड़िया में भी डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। किसके खाते में जाएगी रामविलास पासवान की राज्यसभा सीट, जाने एनडीए में कहां फंसा है पेंच। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन से खाली हुए राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव आयोग ने तैयारी कर चुका है और इस पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा कोटे से खाली हुई सीट के लिए 26 को अधिसूचना जारी की जाएगी और 16 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन पेच एनडीए में फंस गया है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन से बिहार से राज्यसभा की खाली हुई सीट पर दावेदारी को लेकर असमंजस है। आपको बता दें कि राजग में सीटों के तालमेल के तहत लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें बिहार से राज्यसभा भेजा गया था। केंद्र में भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा का गठबंधन है, लेकिन बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन का लोजपा हिस्सा नहीं है। विधानसभा चुनाव में लोजपा ने जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार राज्यसभा की यह सीट किसके खाते में जाएगी। गौरतलब है कि रामविलास पासवान भाजपा और जदयू के सहयोग से 2019 में निर्विरोध चुने गए थे। इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक है। विधानसभा चुनाव में लोजपा के चलते जदयू को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के बयानों से जदयू ने नाराजगी भी है। ऐसे में लोजपा को यह सीट देने के लिए भाजपा को जदयू प्रमुख नीतीश कुमार को मनाना आसान नहीं होगा। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के घर एनसीबी की टीम ने मारा छापा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स एंगल से जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी की टीम ने शनिवार को मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के अंधेरी स्थित घर पर छापा मारा है। एनसीबी की छापेमारी के दौरान संदिग्ध पदार्थ मिला है। मिली जानकारी के अनुसार एनसीबी की एक टीम भारती सिंह के घर और दफ्तर में सर्च ऑपरेशन कर रही है। भारती सिंह के पति हर्ष से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इससे पहले एनसीबी ने ड्रग्स रखने और खरीद फरोख्त करने के जुर्म में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को भी हिरासत में लिया था। इसके पहले रविवार को एनसीबी की टीम ने बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर छापेमारी की थी, जहां उन्हें ड्रग्स मिला था। इसके बाद फिरोज नाडियावाला की पत्नी को गिरफ्तार किया गया था।
देश में कोरोना की दूसरी लहर, पीएम मोदी ने वैक्सीन पर हाई लेवल मीटिंग की। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई है। हालात बेकाबू न हो इसके लिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की स्थितियों को लेकर खुद हाई लेवल मीटिंग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन के निर्माण, इसके अप्रूवल और खरीद बिक्री से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। पीएम मोदी ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि भारत की वैक्सीन रणनीति और आगे की तैयारी की समीक्षा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वैक्सीन तैयार होने संबंधी जानकारी, वैक्सीन के अप्रूवल और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस बैठक में कोरोना वैक्सीन दिए जाने की बात पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा है कि वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए राजनीतिक तौर पर काम कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री के साथ हुई इस हाई लेवल मीटिंग में पीएम के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, नीति आयोग के सदस्य, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर के महानिदेशक, पीएमओ के अधिकारी और भारत सरकार के संबंधित विभागों के सचिव मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में स्पष्ट कहा है कि कोरोना से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। डिजिटल वे से होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, नया इतिहास रचने की तैयारी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने इतिहास रचने को तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव पहली बार डिजिटल तरीके से कराने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मतदाता सूची में शामिल प्रतिनिधियों को डिजिटल कार्ड जारी करने की तैयारी है और लगभग 1500 डेलीगेट डिजिटल तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का कार्यक्रम भी जल्द घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदर एक तरफ जहां घमासान की स्थिति है, वहीं ऐसे दौर में कांग्रेस एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव के लिए तैयार खड़ी नजर आ रही है। अगर डिजिटल तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होता है तो यह भारत में पहली बार होगा। डिजिटल चुनाव के लिए डेलीगेट की डिजिटल कार्ड को देने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। डेलीगेट को जो डिजिटल कार्ड दिया जाएगा उस पर एक बार कोड होगा। इस कोड को स्कैन करने के बाद सदस्य की सारी जानकारी सामने आ जाएगी। सीडब्ल्यूसी की मुहर के बाद जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के सदस्य बने पश्चिम चंपारण के डॉक्टर शोभालाल। बेतिया निवासी एवं ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर शोभालाल लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। वे कल संपन्न हुए लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के चुनाव में पूरे दुनिया के गणित के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के चुनाव में भारत में जिन लोगों का चुनाव हुआ है उनमें निर्वाचित हुए हैं। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर शोभालाल का निर्वाचित होना जिलेवासियों को एक बार फिर से इतराने का मौका दे दिया है। हर्ष के समाचार से उनके स्वजनों समेत पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है। को बधाई देने वालों का तांता लगा है। उनके स्वजन प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे हैं। आपको बता दें कि लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में निर्वाचित सदस्य के रूप में उपलब्धि मिलना दुनिया के किसी डिग्री या डिप्लोमा या अन्य पुरस्कार से भी श्रेष्ठ आंकी जाती है। बांका के चांदन नदी के बीच मिले पुराने भवन का अवशेष, लोगों में चर्चाओं का दौर शुरू। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत भदरिया गांव के समीप चांदन नदी में करीब 50 फीट की दूरी तक पुराने भवनों की तरह के अवशेष मिले हैं। ग्रामीणों का मानना है कि भवन के अवशेष काफ़ी पुराने हो सकते हैं। यदि इस जगह की खुदाई की जाए तो यहाँ किसी सभ्यता के होने का खुलासा हो सकता है। ईंटों की बनावट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि यह सभ्यता 6ठी शताब्दी से पहले की है। पुरातात्विक सतीश कुमार का मानना है कि यह ईंट हाथ से थापकर बनाया गया है और इसे धान के कंडल से पकाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में अमरपुर आकर इसकी जांच करेंगे, तब कुछ और बताया जा सकता है। तेजस्वी ने पीएम मोदी से पूछा, जंगलराज का महाराजा कौन? छठ पर सत्ता संरक्षित अपराधियों ने बिहार में मचाया है तांडव। छठ पर्व के दौरान ही बिहार में कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। यही नहीं, तेजस्वी ने पीएम मोदी को टैग कर पूछा है कि जंगलराज का महाराजा कौन? तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए छठ के पावन पर्व पर सत्ता संरक्षित
अपराधियों ने कैसा तांडव मचा रखा है। कठपुतली मात्र मुख्यमंत्री जी से जनता सवाल ही नहीं पूछना चाहती, क्योंकि जनता ने उन्हें बुरी तरह नकारा है। महान जनता पूछना चाहती है कि इस महाजंगल राज का महाराजा कौन है। तेजस्वी यादव ने इससे पहले ट्वीट किया कि नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरदार, अगर कोई नैतिकता, सुशासन और लोकलाज की बात करेगा। बदलाव के जनादेश के विपरीत अनैतिक सरकार बनाते ही नीतीश कुमार ने रोजी रोटी जैसे सकारात्मक मुद्दों को छोड़कर नकारात्मक को ही गले लगा लिया है। बात करते हैं सबसे अंतिम और कोरोना अपडेट की। तो बिहार में मिले कोरोना के 278 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 23,247,047। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 109 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार की जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 278 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 23,247,047 हो गया है। बीते दिन को जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 3 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1212 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के भीतर ही 661 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 2,23,153 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।